हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8th और क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज, जो कि दूसरे पेपर की है, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में, और एकदम चुने हुए क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिना देरी किए एक बार आप क्लास को शेयर करें, ताकि और भी मित्र जुड़ें और उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से, है ना। अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये दूसरा प्रश्न पत्र है, जो कि 50 नंबर का पेपर आता है। इसके ऑब्जेक्टिव यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लें। 2 वीडियोज़ में हमने फुल डिटेल के साथ एक क्वेश्चन को कराया है ना। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिए गए। कम्युनिटी क्या है? समुदाय का अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, है ना, 22 में भी आया था, देख सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका अर्थ बताना है। तो समुदाय का अर्थ क्या होता है? समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कॉम, जिसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व, तो एक साथ सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। ओके, तो अगर देखें बोगार्ड्स ने समुदाय की क्या परिभाषा दी है, तो बोगार्ड्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है, और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। अब देखते हैं ना, हर अलग अलग जगह के लोग की जो कम्युनिटी है अलग अलग होती है, मतलब, है ना। तो समुदाय का अर्थ क्या हो गया? समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर, है ना। अगर बोगार्ड्स ने जो परिभाषा दी गई है, अगर इनके अनुसार पूछ लिया जाए, तो इन्होंने बताया है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, ग्रुप है समाज का, जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है, और वह क्षेत्र विशेष में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि 2022 में पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? और ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1993 दिसंबर में 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बिना देरी किए हुए। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गांव का जो प्रधान होता है, अर्थात ग्राम सभा का प्रधान, ये ग्राम शिक्षा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, समय सारणी क्या है? तो समय सारणी क्या है? समय सारणी वह दर्पण है, एक ऐसा दर्पण होती है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब क्या करती है? प्रस्तुत करती है। सही है ना। तो समय सारणी के अकॉर्डिंग ही शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, है ना। शिक्षक मतलब पठन पाठन की प्रक्रिया की जाती है, टाइम टेबल बनाया जाता है ना, कि कितने टाइम का एक पीरियड चले। तो समय सारणी एक प्रकार से हम कह सकते हैं वह मिरर है, वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का क्या करता है? प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है समय सारणी, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मानवीय संसाधन के अंग, ये ऑब्जेक्टिव में इतनी बार पूछा गया, क्या बताएं, यहाँ देखो कि आपके अतिलघुत्तरीय में भी पूछा गया है। तो मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग क्या हैं? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय, ये सभी के सभी मानवीय संसाधन के क्या हैं? अंग होते हैं। प्रधानाध्यापक भी होता है, अध्यापक भी होता है, और उसमें पढ़ने वाले छात्र भी होते हैं, और क्या होते हैं? कम्युनिटी जो समुदाय है वो भी होती है मानवीय संसाधन के अंग के अंतर्गत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, मानवीय संसाधन हो गया। अगला क्वेश्चन लॉग बुक, और ये आप लगा लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉग बुक क्या है? ठीक है ना। तो लॉग बुक में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, अधिकारियों के द्वारा जो भी निरीक्षण किए जाते हैं, विद्यालय के कार्य के घंटों, मतलब विद्यालय में
है ना, कोई भी कार्य कितने घंटे तक चला, विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियाँ, है ना, इन सभी का क्या करता है, उल्लेख किया जाता है किसमें, लॉग बुक में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है ना, कि लॉग बुक में क्या किया जाता है, तो लॉग बुक एक ऐसी डायरी होती है एक प्रकार से, जिसमें अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियाँ, इन सभी का उल्लेख किया जाता है किसके अंतर्गत, लॉग बुक के अंतर्गत। अगला, एक सफल शिक्षक के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। एक सफल शिक्षक कौन होता है, मतलब सभी लोग, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक सफल शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आइए देखते हैं। एक सफल शिक्षक के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि शिक्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना चाहिए, एक शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, एक शिक्षक विशेषज्ञ होना चाहिए विषय का, शिक्षक जो है एक कोई विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, और छात्रों के प्रति हितैषी होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, प्रेम भावना हो, मित्र, है ना, वो जो व्यवहार कर सके, छात्रों को नेतृत्व प्रदान कर सके, तो वही एक शिक्षक प्रभावी और एक सफल शिक्षक होता है, जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, TLM, इसका पूरा नाम लिखना है। तो आपको पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। तो TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन देखें, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की क्या है, कला है। विद्यालय प्रबंधन क्या है। जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की क्या है, कला है, आर्ट है। अगला, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। किसके अनुसार, एडम्स और डिकी के अनुसार। तो पर्यवेक्षण क्या है, संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम होता है, जिसको हम कहते हैं पर्यवेक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज, ठीक है ना, जिसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद, वहाँ पे स्थित है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तब, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, रिवीजन करें। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये बहुविकल्पी में पूछा गया था, 15 होती है। केवल कितने होते हैं, 15 होते हैं। 2 प्राकृतिक आपदा के नाम जो नेचुरली होती हैं, तो यहाँ पे 4 दी गई हैं। भूकंप है, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी उद्गार होना, भूस्खलन होना, ये सभी के सभी नेचुरली होती हैं, है ना, ये मानवकृत आपदा नहीं है, ये नेचुरली होती हैं। भूकंप आना, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन का होना। अगला, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। सूचना एवं अभिलेख का विद्यालय प्रबंधन में क्या स्थान है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं में लिखित रूप में रखना अभिलेख कहलाता है। जो हमें सूचनाएं मिलती हैं उनको लिखित रूप में रखना ही क्या कहलाता है, अभिलेख। तो अगर केवल पूछे कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सूचनाओं को लिखित रूप में एकत्रित करके रखना ही क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। और अभिलेखों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। अभिलेखों के द्वारा संबंधित, क्योंकि इसमें जानकारियों को हम रखते हैं लिखकर, है ना, लिखित रूप में, तो व्यक्तियों क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की हम सूचनाएं देते रहते हैं। अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। ठीक है ना, सूचना और अभिलेख एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। अगला, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शैक्षिक प्रबंधन से आशय है कि कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम, सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। तो शैक्षिक प्रबंधन का
मतलब क्या है, आशय क्या है, कक्षा कक्ष का प्रबंधन होना, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर, लाइब्रेरी पुस्तकालय का प्रबंधन, पाठ्य संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराना, है ना, और शब्दकोश, ये सभी क्या है, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, टीईटी क्या होता है? टीईटी आप टेट जिसको कहते हैं आपको पता ही होगा, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(n) में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता है। क्या है ये? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(n) में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक क्या है? ये योग्यता है। कौन? टीईटी, है ना। यह है योग्यता, यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(n) में दिया गया है ना, जिसमें एक टीचर बनने के लिए सबसे पहले उसे, है ना, टीईटी की परीक्षा देनी होती है। ठीक है, उसके बाद यस टेट देते हैं, मतलब जैसे सुपर टेट कहते हैं, तब जाके टीचर बनता है कोई भी प्रशिक्षु। अगला देखिए, समय सारणी की परिभाषा दीजिए। तो समय सारणी क्या है? विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है, समय सारणी एक प्रकार का दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का क्या करता है? प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। तो समय सारणी की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि समय सारणी वह दर्पण है, समय सारणी एक ऐसा दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक भ्रमण के दो महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में क्या होता है? सामाजिकता का गुण विकसित किया जा सकता है, सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा बच्चों में क्या होता है? सामाजिकता का गुण विकसित किया जा सकता है और सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किससे? शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। अगला, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का जो हार्ट होता है, हृदय, उसे कहते हैं समय तालिका को। तो विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? समय तालिका को। तो विद्यालय का हृदय समय तालिका को कहा जाता है। अगला, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो बताइए क्या होगा? तो शिक्षा का संचालन, छात्रों का विकास करना, शिक्षा को संचालित करना, छात्रों का विकास करना, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का विकास इत्यादि जो है, ये विद्यालय संगठन का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का संचालन करे, छात्रों का डेवलपमेंट करे, विकास करे, कैरेक्टर का, है ना, निर्माण करे, चरित्र का निर्माण करे, व्यावसायिक क्षमता का डेवलपमेंट करे, विकास करे, और सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध करे, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का क्या करना? विकास करना। ये सभी के सभी विद्यालय संगठन का क्या है? उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन। देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यालय प्रबंधन, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एकदम 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना। विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है? तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना को बनाना तथा उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करते रहना। ये विद्यालय प्रबंधन का क्या होता है? अभिप्राय होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? विद्यालय के अंदर प्रबंधन का जो मुख्य दायित्व है वो किसका होता है? तो आपने पढ़ा प्रधानाचार्य का होता है। किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। विद्यालय के अंदर
विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य जी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बुक क्या है? ये देखिए लॉग बुक क्या है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉग बुक में क्या होता है, इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है ना, कि विद्यालय है ना किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है उसका हमें ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है, लॉग बुक एक माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है कि पीछे क्या क्या हो चुका है ना विद्यालय में। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। मैंने पहले भी बताया था लॉग बुक विद्यालय की क्या एक प्रकार की डायरी है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, क्या क्या घटना घटित हुई है ना, नवीन मतलब नए नए पाठ्य पुस्तकों का समायोजन, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना इसमें रखी जाती है। विद्यालय के कार्य के घंटे है ना, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि को समायोजित करके रखना पड़ता है। किसके अंतर्गत? लॉग बुक के अंतर्गत, जिसे हम विद्यालय डायरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, तो देखिए जनसंख्या विस्फोट का आशय क्या होता है, तो जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश को जनसंख्या विस्फोट के नज़दीक पहुंचा दिया है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि है ना, जिसपे हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं किया सकता है, इसकी जो वृद्धि है जनसंख्या विस्फोट के नज़दीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे, तो यह स्थिति ही क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। तो शॉर्टकट में आप जनसंख्या विस्फोट के बारे में ये कह सकते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए, है ना, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल ना कर सके और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास भी क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे, न तो समाज का विकास हो ना इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, तो यही स्थिति क्या किसका रूप ले लेती है? जनसंख्या विस्फोट का। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम। देखो टीएलएम का पूरा नाम क्या था? शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और ग्रांट भी लगा है तो अनुदान होता है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान किसका पूरा नाम होता है? टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम होता है शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। अगला, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा का आशय ये है कि इसमें बच्चों को खेल कूद कराना चाहिए, है ना, व्यायाम हो सके कराना चाहिए, योगासन कराना चाहिए, स्काउटिंग गाइडिंग, इन सभी क्रियाओं का आयोजन विद्यालय में होना चाहिए। इससे जो है बच्चे का शारीरिक है ना और मानसिक डेवलपमेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है ये बताना है। तो पर्यवेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन, है ना। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुपरविजन, है ना। तो अंग्रेजी में सुपरविजन का रूपांतरण हिंदी में क्या है? पर्यवेक्षण है। तो पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। सुपरविजन का हिंदी में क्या अर्थ होता है? पर्यवेक्षण, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि, है ना, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। वह उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को क्या कर सके? गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके, है ना, टोटली डेवलपमेंट हो सके। पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। तो पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है? सुपरविजन, है ना, उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को क्या कर सके? गति प्रदान कर सके, उसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं दो कार्यों को हमें बताना है। तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का संबंध 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है। ठीक है ना,
बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य बेसिक शिक्षा का संगठन करना है, अध्यापकों की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण करना, है ना, और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना आदि शामिल है। तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं, है ना, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और परीक्षा प्रणाली का निर्धारण करना ही होता है बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य। तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्रदान करना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, है ना, राज्य शिक्षा संस्थान आदि पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण करना। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना। शैक्षिक स्तरोन्नयन करना। जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना। ये सभी के सभी बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य होते हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। 2022 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य क्लास 1 से लेकर 8 तक के बीच में सभी रूल रेगुलेशन को चलाए रखने का होता है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? सूचना का अर्थ बताना है। सूचना किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं सूचना का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना, ये 2022 में देखो पूछा भी गया है। तो सूचना का आशय उस संदेश या ज्ञान से होता है। सूचना एक प्रकार से क्या होती है? संदेश होती है या ज्ञान होता है जो किसी तथ्य के विशेष संदर्भ में अन्य व्यक्ति को किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है ना। सूचना देना है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को, है ना, संदेश पहुंचाएंगे। तो सूचना का आशय उस संदेश या ज्ञान से होता है जो किसी तथ्य के विशेष संदर्भ में अन्य व्यक्ति को किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है। इनको 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है। नंबर 1, संकेत के द्वारा। संकेत के माध्यम से हम सूचना दे सकते हैं दूसरे को। मौखिक रूप से, है ना, आमने सामने से जाकर दे सकते हैं। लिखित रूप से और लिखकर चिट्ठी के माध्यम से, है ना, पत्र के माध्यम से भी हम सूचना पहुंचा सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम सूचना को, है ना, प्रदान कर सकते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है। संचार साधनों के विकास से वर्तमान में सूचनाओं का और अधिक महत्व बढ़ गया है ना। प्रेजेंट में अगर देखें तो संचार, है ना, माध्यम हो गए, जैसे कि ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं। इसके द्वारा सूचनाओं का जो है और अधिक महत्व बढ़ गया है। अतः सूचना को एक विद्वान ने इस प्रकार भी परिभाषित किया है। क्या बताया है कि सूचना किसी विषय, वस्तु एवं व्यक्ति के विषय में प्रस्तुत वह ज्ञान होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यही क्या है? सूचना है। अर्थात सूचना वह ज्ञान है जिसका विभिन्न माध्यमों में आदान प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया होगा सूचना का अर्थ क्या है ना। और इसको हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से, संकेत के माध्यम से, मौखिक रूप से और लिखित रूप से सूचना का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापक डायरी, ये रहा। अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर देखो ये 17 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया, थोड़ा बड़ा करते हैं जूम, ये रहा, है ना। और 4 बार पूछा गया, 18 में, 20 में, 22 में, 17 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है। अध्यापक डायरी से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गई गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है, मतलब डेली उसमें लिख कर रखता है डाटा को। इसमें वर्ष, है ना, निम्नलिखित विषय वस्तु रहती है। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण। ये बहुत ईजी है अगर एक प्रकार से देखें कि वर्ष भर में कक्षाओं में, है ना, विषय सामग्री क्या क्या पढ़ाया गया उसका विवरण दैनिक, डेली, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रहता है, मंथली बेस्ड पर रहता है। नंबर 2, समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। इसमें ये लिख के रखा जाता है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण भी इसमें रखा जाता है। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है कि किस विधि से शिक्षण कराया जा रहा है बच्चों को। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है।
विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी ब्यूरो रहता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना प्रगति कितने दिनों में किया। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची भी रहती है, कौन सा जो है ना स्टूडेंट्स है वो कितना जो है क्या है प्रतिभाशाली है। समस्याजनक बालकों की भी सूची रहती है कि इसमें कौन कौन से ऐसे बालक हैं जो है ना जिन्होंने जो पढ़ाई के दौरान क्या करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, मतलब समस्या उत्पन्न करते हैं। इन सब का लेखा जोखा इसी में रखते हैं। तो इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है, या फिर दैनंदिनी मतलब डायरी में। यह शिक्षक के कार्यों का क्या है प्रकार से दर्पण होता है जो कि शिक्षक प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, पक्का है आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपने देखा है। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा और आप टाइम देंगे, लगभग आधे घंटे क्लास रखते हैं इसको हम। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? वैसे ये आपके जो है सामाजिक विज्ञान का भी पार्ट है, बट इसमें भी दिया है ना, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में, मतलब दूसरे पेपर में भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो देखिए, ज्वार भाटा अगर पूछे कि वन लाइनर में कैसे आता है, तो ये पृथ्वी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण गति के कारण ये घटना होती है। तो आइए देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्री तटों पर 24 घंटों में 2 बार, कितने 24 घंटे में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है और फिर वापस लौट जाता है। तो 24 घंटे में समुद्री तटों पर 2 बार समुद्र का जो जल होता है किनारे पर आगे आता है और फिर लौट जाता है। तो इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को, इसमें आगे की ओर आएगा तो जल ऊपर की ओर उठेगा, तो जो जल ऊपर की ओर उठेगा है ना ऐसे ऐसे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। और जब नीचे गिरता है इसे भाटा, तो ये हो जाएगा ज्वार, और ये नीचे गिरने को भाटा कहते हैं, है ना। और ये होता किसके कारण है, तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ज्वार भाटा से लाभ क्या है? जो ज्वार भाटा आता है इससे प्रॉफिट क्या है? तो ये देखते हैं ज्वार भाटा के लाभ क्या होते हैं। तो जब भी ज्वार भाटा आता है इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, ज्वार के समय उथले बंदरगाहें की गहराई बढ़ जाती है ना, उनकी जो गहराई है और ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं, है ना, समुद्र की लहरों के साथ आगे चले आते हैं और भाटे के साथ फिर क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ज्वार आता है तो उसके साथ किनारे की ओर चले आते हैं, और जब भाटा आता है तो पीछे की ओर फिर लौट जाते हैं और सामान आसानी से चले आते हैं, है ना। नंबर 2, ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं भी आती हैं उनके साथ बहकर, बिल्कुल आएंगी, जैसे कि सीप है, शंख है, मोती है, आदि वस्तुएं भी किनारे पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा के क्या है, उपयोग हैं, लाभ हैं। लाभ बोलेंगे, उपयोग नहीं, लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में क्या अंतर है? अब आपको पता होगा, प्राकृतिक आपदा जो नेचुरली आती है और मानवकृत जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार की शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है। जो नेचुरली जो आपदाएं होती हैं इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ये कब होंगी, कैसे होंगी, है ना। जैसे कि भूकंप का आना, है ना, हालांकि अब तो पता लगा लिया जाता है, ऐसे ऐसे यंत्र हैं, है ना, बट जो है हम टोटली अभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। भूकंप का आना, सुनामी का आना, बादलों का फटना, बादल फटने का ऐसा क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी बारिश का होना, उसे कहते हैं बादल का फटना। विस्फोट, ज्वालामुखी आदि, ये सभी नेचुरली आपदाएं होती हैं। ठीक है ना, जिसकी हम भविष्यवाणी और सत्य तरीके से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। भविष्यवाणी तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल सत्य नहीं कर सकते हैं। अगला, मानवकृत आपदाएं क्या हैं? तो मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण होती हैं, है ना। मानव के दुष्कर्म के कारण ही ये आपदाएं होती हैं और इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है। जैसे कि आग लगना, परमाणु आपदाएं, परमाणु से अटैक करना, तो ये तो मानव के हाथ में ही है ना, जब वो चाहेगा तभी तो होगा। आतंकवादी गतिविधियाँ आदि, ये सभी के सभी क्या है, मानव के द्वारा की गई आपदा, इसलिए इसे मानवकृत आपदा कहते हैं। तो आशा करते हैं लगभग हमने 20 क्वेश्चनों को, 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला लें, इसमें भी वन लाइनर कुछ क्वेश्चन थे, तो लगभग
40 से 45 क्वेश्चन होंगे जो हमने कराए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत अच्छी क्लास रही, है ना। अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से आपको। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, यदि नहीं किए हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। चलिए यहीं तक रखते हैं, आप अंत तक हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास समय बिल्कुल कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें, हर एक विषय करें। मैं बता रहा हूँ हर एक विषय का आप रिवीजन करते रहें। क्लासेस हमारे चैनल पर बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। साइंस की, मैथ की भी है ना, जिनमें हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। और मैराथन भी क्लास लगाई है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ रखते हैं क्लास को यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।